हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के सेकेंड फैक्टर के बारे में, जिस फैक्टर का नाम है रिस्पायरेशंस। हम लोग फर्स्ट फैक्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग को पढ़ना था न्यूट्रिशंस, जिसमें हम लोग ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग ने फूड टेकअप किया, वो फूड कैसे कैसे डाइजेस्ट हुआ, वो फूड फिर हम लोग के ब्लड में कैसे कैसे एब्जॉर्ब हुआ, और फाइनली वो हम लोग के बॉडीज़ में मेनली एब्जॉर्ब हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में, जिसको हमने मोनोसेक्राइड बोला था। तो यहाँ पे हम लोग को जो सेकेंड फैक्टर है उसको हमने यहाँ पे दिखाया है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने लिखा है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन टर्म जब भी आता है तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं एनर्जी का बात हो रहा है, कहीं ना कहीं ये गैसेस का बात हो रहा है। और इतना अगर बात आपके माइंड में आ रहा है तो आप समझिए कि आपको रिस्पायरेशन का डेफिनेशंस पता है। वही डेफिनेशन, उसी को हम लोग को कंबाइंडली डेफिनेशंस में क्या करना है, लिख देना है। इसमें डेफिनेशन यदि आपके एग्जाम में आता है कि डिफाइन द टर्म्स रिस्पायरेशंस या डिफाइन द टर्म्स मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशंस, तो इसको कैसे हम लोग समझ के लिख सकते हैं? तो रिस्पायरेशंस को आप ऐसे समझिए कि जो हमने फूड खाया वो फूड हम लोग के ब्लड में गया ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन उसी दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं, गैसेस ले रहे हैं। गैस हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। वो गैस जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडीज़ के अंदर जाता है तो मेनली उस फूड के साथ कंबाइन करता है, और जब फूड के साथ कंबाइन करता है तो उस सिचुएशन में वो रिलीज़ करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिमूव कर देते हैं बॉडी से बाहर, और एनर्जी का अपने अनुसार से यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोग लोकोमोशंस के लिए, मूवमेंट के लिए, किसी भी तरह के मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो हम लोग डेली लाइफ में कर रहे हैं, या फिर स्पीच के लिए, टॉकिंग के लिए, कोई भी चीज़ आप डेली लाइफ में कर रहे हो, वो सारे चीज़ के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको किससे मिलता है, जो आप फूड टेकअप किए उससे। और वो फूड किसके प्रेजेंट में टूट रहा है, ऑक्सीजन या फिर उसके एब्सेंट में टूट रहा है, और हम लोग को एनर्जी दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये कंबाइंडली प्रोसेस ही क्या कहलाता है, रिस्पायरेशंस। इसी को हमने यहाँ पे लिखने का कोशिश किया है। आप यहाँ पे इसके डेफिनेशंस को समझ सकते हैं, जिसमें पहला टर्म है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में हमने क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच स्टोर फूड। स्टोर फूड का तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा कि जो हम लोग ने फूड टेकअप किया था वो फूड हम लोग के बॉडीज में, आई मीन एनिमल बॉडीज में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है फूड। स्टोर फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब वो फूड पार्टिकल ऑक्सीजन के प्रेजेंट या एब्सेंट में टूटता हो और रिलीज करता हो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स दैट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसी फॉर्मेट में हम लोग को एनर्जी मिलता है, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी के भी नाम से जानते हैं। इस फॉर्म में जब हम लोग को एनर्जी रिलीज होता है बॉडीज़ के अंदर, तो उसी एनर्जी का हम लोग ने यूज करते हैं, और इसी को कह दिया जाता है रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे लिख दिया है, इज कॉल्ड रिस्पायरेशंस। बात क्लियर है? अब उसी से एक रिलेटेड टर्म्स है ब्रीथिंग। हमने इसको सेपरेट नहीं किया है, यहीं पे आपको लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ना हो लिखने में और समझने में। तो ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन जब लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस समय हम लोग क्या होता है, डायफ्रेगम होता है। जब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसको काफ़ी डिटेल में उसको फिगर के साथ एक्सप्लेन करना है। तो जो डायफ्रेगम होता है उस समय वो कंट्रैक्ट करता है, तो उस समय क्या होता है, हम लोग का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन क्या होता है, बॉडीज़ के अंदर चला जाता है। और जब वो फूड ऑक्सीजन जो है फूड के साथ पूरी तरह से कंबाइन कर जाता है तो उस समय हम लोग का रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हम लोग, उसी प्रोसेस को कंबाइनली कहा जाता है ब्रीथिंग। मतलब ब्रीथिंग का मतलब हुआ टेकिंग ऑक्सीजन, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दैट अ कंबाइनली प्रोसेस इज कॉल्ड एज टू बी अ ब्रीथिंग। उसी को हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन क्या है, क्या चीज़, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या किया गया है, टेकअप किया गया। जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि एयर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ गैस होता है, उसमें बहुत सारे गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम, बहुत तरह के गैस हम लोग का एटमॉस्फेयर से में है। लेकिन हम लोग का बॉडी जो क्या चीज़ को लेता है, ऑक्सीजन को, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को क्या कहा गया, ब्रीथिंग। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ब्रीथिंग बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट बात आता है वो है टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशंस। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशंस करने का क्या मतलब, रिस्पायरेशंस का कितना प्रकार होता है? तो आई होप सब लोग जानते होंगे कि रिस्पायरेशंस का मेनली दो टाइप्स होता है। ये दो टाइप्स, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक मतलब होता है कि जब फूड
मेनली किसके प्रेजेंट में ब्रेक करे, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और उस समय एनर्जी जो रिलीज करे उसका नंबर बहुत ज़्यादा हो, उसका नंबर जो हो अप्रॉक्स 36 to 38 एटीपी के नंबर के फॉर्म में हो, उस तरह के कंबाइनली प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, तो एनारोबिक रिस्पायरेशन मीन्स दैट कि जब हमारा फूड ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटे, क्लियर है, और एनर्जी जो हो काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज करे, अप्रॉक्स 2 एटीपी के नंबर में रिलीज करे, उस तरह के रिस्पायरेशन को हम लोग बोलेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन स्टोर फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो हम लोग के बॉडीज में फूड स्टोर था वह फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या हो रहा है, टूट रहा है और रिलीज कर रहा है 36 to 38 एटीपी। मतलब 36 से लेके 38 एटीपी जो रिलीज करता है, उस तरह के टाइप्स के रिस्पायरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन। सेकेंड है हम लोग का एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब है कि जो हम लोग का फूड था वही जो हम बताया अभी, इन दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन स्टोर फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज 2 नंबर ऑफ एटीपी। यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटीपी कितना है, 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटीपी 36 to 38। तो इस तरह के रिस्पायरेशन को क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब हम लोग का जो बात है वो बात होता है मेन, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि आप बताइए इक्वेशन और स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर एनारोबिक रिस्पायरेशन के इक्वेशंस को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग को समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वेशंस को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का जो फूड है वो स्टोर फूड हम बता दिए क्या चीज़ के फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये हम लोग का क्या हो गया, ग्लूकोज। ये हम लोग का स्टोर फूड पार्टिकल है ग्लूकोज। ये जो होगा एरोबिक रिस्पायरेशन है तो किसके प्रेजेंट में टूटेगा, यहाँ पे लिख दिया ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट रहा है। ये 2 स्टेप में टूटता है, हमेशा याद रखिएगा। ये पहला स्टेप कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस, जो कंप्लीट होता है इसके साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सेल है तो सेल के अंदर जो फ्लूइडी सब्सटेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो है मेनली जो पहला स्टेप जो होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन का, वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, साइटोप्लाज्म में। और इस सिचुएशन में जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटेगा और पहला स्टेप में जब ये टूटेगा तो किस फॉर्म में टूटेगा, तो ये मेनली C6H12O6 जो है यह कन्वर्ट हो जाता है C3H6O3, जिसको हम लोग पैरविक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पैरविक एसिड। क्लियर है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C3H6O3। मतलब एक ग्लूकोज का हाफ मॉलिक्यूल का अगर नाम पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा, पैरविक एसिड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर ऑफ यहाँ पे क्या था, कार्बन था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 हो गया। 12 हाइड्रोजन था तो 6 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। 6 यहाँ पे ऑक्सीजन था तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। मतलब कि पूरा एक ग्लूकोज का जो हाफ मॉलिक्यूल बना उसको हम लोग क्या बोले, पैरविक एसिड। अगर इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा तो डायरेक्टली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका हो गया ना C6H12O6 आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का सेकेंड स्टेप यहाँ पे स्टार्ट होगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप जो होगा ये पैरविक एसिड फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक करेगा। मतलब ये पैरविक एसिड किसके साथ जुड़ेगा, फिर से ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, और जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा ये कहलाएगा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो कहाँ पे कंप्लीट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो पैरविक एसिड है वो स्टोर होगा। वो मेनली जब हम लोग 9th क्लास में रहे होंगे तो आप लोग पढ़े होंगे, जब आप लोग 9th क्लास में रहेंगे तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो पैरविक एसिड था वह मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के सिस्टर्ना पार्ट में स्टोर हो रहा था, और वहाँ पे फिर वो ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन दे रहा था। तो यही यहाँ पे पैरविक एसिड जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ रहा है तो यह फाइनल प्रोडक्ट देगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, तो ये आपको रिलीज करेगा CO2 H2O और 36 to 38 ATP। यह ATP क्या है, एनर्जी है। मतलब इस फॉर्मेट में आपको एनर्जी मिल गया। मतलब आपको इक्वेशन बाय स्टेप वाइज अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा C6H12O6, ऑक्सीजन एरोबिक है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटेगा, प्रोसेस कहलाएगा ग्लाइकोलाइसिस। मतलब यदि आपका डेफिनेशन आ गया एग्जाम में
डिफाइन द टर्म्स ग्लाइकोलाइसिस, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज टू बी ग्लाइकोलाइसिस, इट इज टेक प्लेस मेनली इन साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें एक ग्लूकोज पूरा हाफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, जिसको हम लोग पैरविक एसिड बोलेंगे। पैरविक एसिड फिर से ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस होगा, क्रेब्स साइकिल कहलाएगा। और इस सिचुएशन में यह CO2 H2 और ATP एनर्जी हम लोग को रिलीज कर देगा। अब जो है फर्स्ट और लास्ट स्टेप का बैलेंस करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितना है, टोटल कार्बन यहाँ पे आपका है 6, तो 6 है तो यहाँ पे 6 कार्बन आप कर दीजिए। फिर से आपका हो गया हाइड्रोजन का नंबर, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 6 कर दीजिए। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना हुआ, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन दिख रहा है और यहाँ से 6 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो टोटल ऑक्सीजन यहाँ इधर 18 हो गया, इधर में है 6 और यहाँ पे आप 6 लगा दीजिए, तो 6 2 जा 12 और यहाँ पे 6 टोटल 18, मतलब कि आपका इक्वेशंस भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनारोबिक रिस्पायरेशंस के स्टेप के बारे में। तो एनारोबिक रिस्पायरेशंस में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इस सिचुएशंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा एरोबिक रिस्पायरेशंस के कंपेयर में। तो इसका इक्वेशन जब हम लोग के एग्जाम में आएगा तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ग्लूकोज जैसे कि फूड जो स्टोर है दोनों में सेम है, मतलब इसमें भी हम लोग को क्या करना है, सेम फूड लेना है। तो इसमें ग्लूकोज क्या होगा, C6H12O6 ले लेंगे, ये क्या होगा, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज जो है O2 इज एब्सेंट, O2 के एब्सेंट में टूट रहा है। ये पहला स्टेप जो है वह पहला स्टेप इसमें सेम होगा, मतलब पहला स्टेप हम लोग का क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस जो था उसमें क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में हो रहा था तो इस सिचुएशन में क्या बन रहा था, ऑब्वियस सी बात है, सब लोग को पता होगा, इस सिचुएशन में हम लोग का पैरविक एसिड बन रहा था। क्या बन रहा था, पैरविक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ से देख सकते हैं ना, क्या चीज़ था, C3 था H6O3, इसको हमने क्या बोले थे, पैरविक एसिड। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना था, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन 12 और 6 यहाँ पे ऑक्सीजन, तो 3 2 जा 6, मतलब ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन तो एब्सेंट है यहाँ पे, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना है। फिर से ये पैरविक एसिड क्या होगा, ब्रेक करेगा, किसके प्रेजेंट में, O2 के एब्सेंट में। O2 एब्सेंट रहेगा, फिर से पैरविक एसिड क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है। और जब ब्रेक कर रहा है तो इस सिचुएशंस में क्या बन रहा है, तो इसके प्रोसेस को आप देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है C2H5OH में। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, C2H5OH प्लस CO2 और प्लस 2 ATP एनर्जी। एनर्जी इसमें कितना है, 2। ये प्रोसेस फाइनल का कहाँ कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये फाइनल प्रोसेस कहलाएगा फर्मेंटेशंस। ये क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशंस। और फर्मेंटेशंस कहाँ पे होगा, तो होगा ये साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। अब साइटोप्लाज्म में होगा तो ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, तो ये कहलाएगा अल्कोहल, और ये हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हम लोग का एनर्जी है ही। डायरेक्ट एग्जाम में डेफिनेशन आता है फर्मेंटेशंस क्या होता है, तो फर्मेंटेशन आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पैरविक एसिड ब्रेक डाउन इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन देन फॉर्म अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एज टू बी फर्मेंटेशन। ड्यूरिंग दिस कंडीशंस रिलीज अ 2 नंबर ऑफ ATP। इस सिचुएशन में नंबर ऑफ ATP कितना रिलीज होगा, 2। मतलब यहाँ पे आप पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशंस में क्या हो रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या स्टेप है, एनारोबिक रिस्पायरेशंस का क्या स्टेप है। यदि आपको ये स्टेप याद रहेगा तो इस स्टेप की हेल्प से जो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो इस दोनों के बीच का डिफरेंस बात करने वाले हैं। और डिफरेंस को याद करने के लिए और समझने के लिए पहले आपको ये इक्वेशन समझ में आना चाहिए। इक्वेशंस में मेनली ग्लूकोज, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटेगा, और एनारोबिक रिस्पायरेशंस में ग्लूकोज जो होगा वो मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटेगा। यहाँ पे बात ये भी है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वह मेनली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होता है,
लेकिन जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है ये कॉम्प्लेक्स और सिंपल और निच दोनों में होता है। जैसे आप एनारोबिक रिस्पायरेशन का एग्जांपल जब जानिएगा तो उसमें पता चलेगा कि ये मेनली फंगस वगैरह में होता है बहुत ज़्यादा। हम लोग में भी होता है एट द केस ऑफ फास्ट रनिंग, हायर एक्सरसाइज वगैरह के केस में। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम लोग का जो ज्वाइंट पार्ट होता है उस पार्ट में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, और लैक्टिक एसिड जो बनता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मसल्स क्रैम्प के नाम से जाना जाता है। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग के बॉडीज़ में ये स्टेप होता है। ऐसे जनरल प्रोसेस जैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग के बॉडीज़ में ये होगा एरोबिक। अनफेवरेबल कंडीशन में या एक्सट्रीम सिचुएशन में हम लोग के बॉडीज़ के अंदर ये वाला सिचुएशन कंप्लीट होगा, जिसमें हम लोग का एनर्जी जो होगा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें आपका कौन सा रिस्पायरेशन होगा? एरोबिक रिस्पायरेशन। अब हम लोग इस इक्वेशंस को, जो यहाँ पे इक्वेशन हमने एरोबिक और एनारोबिक का लिखा है, इसको हम लोग बड़ा तरीका से इसको एक्सप्लेन करना, मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा डिस्प्ले करके हम लोग क्या करना है, इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो हमको उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। तो पहले तो इसको इरेज करते हैं। हम लोग मेनली एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशंस का पहले तो इक्वेशंस हम लोग पहले ही बना दिए थे, लेकिन फिर से यहाँ पे हमने अच्छे से मेनली एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशंस का इक्वेशन लिख दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं ग्लूकोज, पैरविक एसिड, यहाँ पे CO2 H2O, फिर से यहाँ पे ग्लूकोज, ऑक्सीजन एब्सेंट, ग्लाइकोलाइसिस, पैरविक एसिड, यहाँ पे अल्कोहल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इक्वेशंस दोनों की तरफ बैलेंस करना रहेगा एग्जाम में। तो आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं? यहाँ पे 6 कार्बन था तो हमने बैलेंस कर दिया था, यहाँ पे सिर्फ आप 2 लगा दीजिए, इक्वेशंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितना था? 6 था, तो इसमें भी 2 लगा दीजिए, और फिर 2 2 जा 4, और फिर हम लोग का हो गया यहाँ पे भी 6 होगा। 6 लगाएंगे तो हम लोग का 6 कार्बन हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे 6 लगा देंगे तो 18 ऑक्सीजन ऊपर हो गया था। फिर हम लोग को यहाँ पे लगाना होगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 6 जोड़ सकते हैं। फिर से हम लोग का इधर के इक्वेशंस में देख सकते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या जोड़ना है? 2। जब 2 जोड़ देंगे तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। अब ये वाला लास्ट वाला इक्वेशन देखिएगा, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका 2 2 जा 4 हो गया, और 2 2 जा 4 2 तो 6, और 5 2 जा 10, और प्लस 2 यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गया। 12 हाइड्रोजन है, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, और 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 6 हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, मतलब इक्वेशन हम लोग का बैलेंस हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशंस के हेल्प से ये सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, और एग्जाम में क्या रखना है? रिमेंबर करके, याद करके रखना है। और पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट में बोल रहा है एरोबिक रिस्पायरेशन में कि ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशंस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। काफ़ी ईजी है। पहला ये स्टेप से मिल रहा है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इसमें ग्लूकोज क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूट रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट स्टेप काफ़ी ईजी और काफ़ी ईजी फॉर्म में हम लोग इसको याद रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशंस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। जो पहला स्टेप जो हो रहा है, ये वाला जो स्टेप हो रहा है एरोबिक रिस्पायरेशंस का, ये कहाँ पे हो रहा है? ये मेनली साइटोप्लाज्म में कंप्लीट हो रहा है, जो दिख रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप कॉल्ड क्रेब साइकिल। सेकेंड स्टेप जिसको हम लोग ने क्रेब साइकिल बोला है, टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हम लोग बात कर भी चुके हैं। थर्ड स्टेप बोल रहा है कि ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशंस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। सही बात है कि जब एरोबिक रिस्पायरेशन होगा तो इसमें जो एनर्जी जो होगा, जो हम लोग का ग्लूकोज है, वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन करेगा, और इसीलिए कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के कारण जो ग्लूकोज का जो ATP का जो नंबर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग को एनर्जी जो मिलता है एरोबिक रिस्पायरेशंस में, वो काफ़ी हायर अमाउंट में मिलता है। तो वही यहाँ पे कौन सा पॉइंट बोल रहा है? थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशंस कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। फोर्थ पॉइंट है द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशंस। इन प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब है? जो लास्ट में मिला। इन प्रोडक्ट मतलब जो लास्ट में प्रोडक्ट मिला, तो लास्ट में हम लोग को क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो उसी के अनुसार से देख सकते हैं द इन प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग को क्या मिल रहा है? इन प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है, लास्ट प्रोडक्ट में मिल रहा है। फिफ्थ स्टेप में बोल रहा है ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन देन रिलीज 36 to 38 नंबर ऑफ ATP। मतलब यदि आपको इक्वेशंस यदि पूरा स्टेप याद रहेगा तो आप एग्जाम में एरोबिक रिस्पायरेशंस का 5-6 पॉइंट ईजी वे में लिख सकते हो। तो उसी सारे पॉइंट्स को यहाँ के सारे पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एरोबिक रिस्पायरेशंस हो रहा है तो उस समय एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज जो है एक मॉलिक्यूल्स है। अब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है तो कितना एटीपी दे रहा है, यहाँ पे 36 to 38 नंबर ऑफ एटीपी दे रहा है ना, तो उसी को बात में यहाँ लिख दिया गया लैंग्वेज में। क्लियर है। इस तरह के जो रिस्पायरेशंस होते हैं, जो एरोबिक रिस्पायरेशंस होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे हम लोग के बॉडीज में होगा, ह्यूमन बींग्स में होगा, कैट में होगा, डॉग्स में होगा, बड़े बड़े प्लांट्स में होंगे। क्लियर है। तो जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं अर्थ पे, वो सारे ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिस्पायरेशंस होगा, एरोबिक टाइप का रिस्पायरेशंस होगा। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल, यदि आपसे पूछता है कि एरोबिक रिस्पायरेशंस का एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल तो बहुत है, तो आप किसी भी बेसिस पे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया है, प्लांट और एनिमल। और प्लांट में तो आप जान ही रहे हैं कि प्लांट में बहुत सारा प्लांट आ जाएगा, एनिमल में बहुत सारा एनिमल आ जाएगा, जैसे हम लोग आ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशंस का। एनारोबिक रिस्पायरेशंस में इक्वेशंस देख सकते हैं। ग्लूकोज है ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूट रहा है। ग्लाइकोलाइसिस, हमेशा टर्म्स ग्लाइकोलाइसिस मतलब समझिएगा, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक करना, जैसे पैरालाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। जहाँ भी लाइसिस टर्म जुड़ता है ना, इसका मतलब ये होता है कोई चीज़ टूट रहा है। तो यहाँ पे क्या टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, तो इसलिए इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ग्लाइको। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज। क्लियर है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूट रहा है तो क्या बना रहा है, पैरविक एसिड। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसका नाम क्या है, पैरविक एसिड। पैरविक एसिड में टूटा, फिर पैरविक एसिड ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटा, जो क्या कहला है, फर्मेंटेशन। साइटोप्लाज्म में हुआ, 2 नंबर ऑफ एटीपी दिया। इसमें ये जो है अल्कोहल या इथेनॉल है, और इसी को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोले। इसी को हम लोग को इसके इक्वेशंस में देखते हैं। तो पहला स्टेप बोल रहा है कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। तो वो इक्वेशन से ही दिख रहा है कि यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। काफी इजी है। सेकेंड पॉइंट है बोथ स्टेप करने का मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन का बात हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ स्टेप लाइक ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। मतलब ये स्टेप भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, फर्मेंटेशन इन साइटोप्लाज्म। तो दोनों स्टेप कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, साइटोप्लाज्म के इनसाइड कंप्लीट हो रहा है। तो ये हम लोग सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं। थर्ड स्टेप बोल रहा है कि ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस। मतलब एरोबिक रिस्पायरेशंस में ग्लूकोज जो होगा वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा, लेकिन जस्ट उसके अपोजिट में हम लोग बात करेंगे कि एनारोबिक रिस्पायरेशन जो होगा उसमें जो ग्लूकोज होगा वो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन करेगा। मतलब पूरा तरह से ये ब्रेक डाउन नहीं करता है, इसीलिए इसमें एनर्जी का जो नंबर होता है, जो एटीपी का जो नंबर होता है, वो काफ़ी क्या होता है, कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन करेगा। फोर्थ स्टेप में बोल रहा है द इन प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। इन प्रोडक्ट तो पता चल ही गया होगा। इन प्रोडक्ट कहने का मतलब जो लास्ट का प्रोडक्ट मिला, तो लास्ट का प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिल रहा है, ये इथेनॉल या अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है इथेनॉल और अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कब मिलेगा हम लोग को, इन प्रोडक्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा। फिफ्थ स्टेप में बोला जा रहा है ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पायरेशंस 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू रिलीज 2 नंबर ऑफ एटीपी। हम शुरू से बता रहे हैं कि जब एनारोबिक रिस्पायरेशंस में ग्लूकोज जो होता है जब टूटता है तो हम लोग को मेनली कितना नंबर ऑफ एटीपी देगा, 2 नंबर ऑफ एटीपी देगा, जिसमें नंबर ऑफ एटीपी का जो कंसंट्रेशन होता है काफ़ी कम होता है। कहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, कहाँ यहाँ पे नंबर है 36 to 38 और कहाँ पे 2, बहुत का डिफरेंस है। क्लियर है। तो हम लोग के बॉडी में जब एनारोबिक रिस्पायरेशंस होता है तो हम लोग भी बहुत जल्दी थक जाते हैं। क्लियर है। और ये कब होता है, फास्ट रनिंग वगैरह केस में, जब आपको बहुत ज़्यादा दौड़ा दिया जाए तो आप ऑब्वियसली महसूस करेंगे कि हम लोग बहुत जल्दी खाना हम लोग का खत्म हो जाता है। उस समय हम लोग के बॉडी इसमें कौन सा रिस्पायरेशन हो रहा है, एनारोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है। तो उस समय नंबर ऑफ एटीपी कितना दे रहा है, 2, लेकिन ग्लूकोज कितना टूट रहा है, दोनों में तो सेम ही टूट रहा है। तो फूड उतना ही रहता है, लेकिन उससे एनर्जी जो कंज्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है। लास्ट पॉइंट है इसमें, दिस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन अ बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा समझिएगा। सिंपल ऑर्गेनिज्म में तो एनारोबिक रिस्पायरेशन पॉसिबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो अभी हम जस्ट बात में बता रहे थे कि हम लोग के बॉडीज़ में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। जैसे हम लोग बोले ना कि हम लोग का जो ज्वाइंट पार्ट ऑफ बोन होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होगा, जब हम लोग फास्ट रनिंग फाइटिंग कंडीशंस में जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उस समय हो जाता है। तो उसी को हम लोग मसल्स क्रैम्प के भी नाम से जानते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है वो दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, हम लोग में भी और सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, फंगस, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो सारे में कैसा रिस्पायरेशन होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन यह दोनों का प्रॉपर्टी है, एरोबिक का भी और एनारोबिक का भी। तो आज के वीडियोस में हमने देखा, हम लोगों ने मेरी बात किया कि रिस्पायरेशंस एक इंट्रोडक्शंस के बेसिस पे क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि रिस्पायरेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे उसमें हम लोग क्या कुछ करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा उसका
टाइप्स वगैरह देखा, फिर टाइप्स का इक्वेशंस देखे, फिर टाइप्स के इक्वेशंस के बाद हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस देखा। अब इतना पढ़ने के बाद यदि आपसे क्वेश्चन ये आ जाता है कि राइट एनी 5 और 6 डिफरेंस बिटवीन एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशंस, तो आप इतना पॉइंट्स की हेल्प से आराम से एग्जाम में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो भी स्टेप है आप इसको याद रखिएगा, ये जो स्टेप है इसको याद रखिएगा। यदि आपको ये और ये इक्वेशंस याद रहेगा तो आप ये आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रटने का चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप समझ के लिखिएगा, आपका सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका ये सारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको रटने का कोशिश कीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर ना? तो इसमें आपको क्या रखना है, इसको समझना है इक्वेशंस को, और इस इक्वेशन से ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, निकालना है, और आपको एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। तो मेनली आज का मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आप लोग को ये पॉइंट्स और ये टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो मेनली बात करने वाले हैं रिस्पायरेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग फिगर के साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।